नदी के अंदर 5 जुगाड़ू बहू की खेती। एक ही जगह 10 बार हल मार दिया, लेकिन ये जमीन कितनी सख्त हो चुकी है। मेरी तो खुद हालत खराब हो गई है। हल चलाते चलाते आधे से ज्यादा जमीन सूखकर बंजर हो गई है। ये क्या, आधे से ज्यादा सब्जियां तो उगी ही नहीं, और जो थोड़ी बहुत सब्जियां उगी हैं उसमें से भी आधी से ज्यादा गर्मी की वजह से गल चुकी हैं। अब इन थोड़ी बची सब्जियों में क्या ही गुजारा होगा हमारा। इन्हें खाएंगे या बेचेंगे? बेचकर में कितने ही पैसे कमा लेंगे, 1000 रुपए भी मुश्किल से ही कमा पाएंगे हम। ये सब सिर्फ इस गर्मी की वजह से हो रहा है। पहले तो आधी से ज्यादा जमीन सूख गई और बची जमीन पर जो खेती होती है वो भी खराब निकलती है। कड़ी धूप में खेती करने गई 5 बहुएं उदास होकर वापस घर आ जाती हैं और मंडी से महंगी सब्जियां लाकर उन्हें पकाती हैं। इन सब्जियों की खेती तो तुम 5 करती नहीं हो, लगता है इस बार भी तुमने सब्जियां बाहर से ही खरीदी हैं। तो आप ही बताइए अब क्या करें। हमारी आधी से ज्यादा जमीन सूख गई है और जो बची है उस पर ठीक से खेती नहीं होती। आधी से ज्यादा सब्जियां गर्मी के चलते खराब हो जाती हैं। छोटी मोटी जरूरतें पूरी हो सके, घर में 4 पैसे आ सके, इसलिए हमने अपनी जमीन पर खेती शुरू की थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम इस काम में कामयाब रहेंगे। बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, उनकी भी जरूरतें बढ़ रही हैं। हर दिन उनके स्कूल में अलग अलग चीजें करवाई जाती हैं, जिसके लिए वो लोग हमसे पैसे मांगते हैं। इन सब का कारण हम सबका कम पढ़ा लिखा होना है। अगर हम लोग भी ज्यादा पढ़े लिखे होते ना, तो आज अच्छी नौकरी कर रहे होते और हमें इस तरह गरीबी परेशानी से सफर नहीं करना पड़ता। ठीक से खेती न होने के कारण 5 बहुएं काफी परेशान रहती थी। साथ ही उनके पतियों की कमाई भी अच्छी नहीं थी कि जिससे आराम से घर का गुजारा और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा चल सके। अब ये एक और परेशानी होनी रह गई थी। सारा कुंड तो खाली हो गया है। अब वापस नदी से ढेर सारा पानी लाकर इसमें भरना पड़ेगा। इसे भरने में ही पूरा दिन तो यूं ही निकल जाएगा। क्या ही खेती करेंगे। गांव में कई लोगों ने अपने खेतों में पानी की मोटर लगा दी है, जिससे उन्हें पानी के लिए नदियों के पास जाना नहीं पड़ता। और एक हम हैं जो एक बाल्टी पानी के लिए इतनी दूर नदी के पास जाते हैं। खेती करनी है तो मेहनत भी तो करनी ही पड़ेगी ना। 5 बहुएं बाल्टी डब्बे उठा लेती हैं और दूर नदी से पानी भर भर कर अपने खेत के पास बने उस मिट्टी के कुंड को पानी से भरने लगती हैं, जिसके इस्तेमाल से वो खेती कर सकें। मिट्टी का कुंड भरते भरते कब सुबह से शाम होने को आ जाती है, 5 को पता ही नहीं चलता। गर्मी से उन सब की हालत काफी खराब हो गई थी। इस कुंड में इतना पानी नहीं है जितना हमारे शरीर से पसीना निकल गया। अब बस, मेरे शरीर में तो बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। गर्मी की वजह से तो मेरे शरीर से आग निकल रही है। मैं तो चली नदी किनारे नहाने, तुम लोग भी आ जाओ। 5 बहुएं डिब्बे बाल्टी वहीं रखकर सीधा अब नदी में उतर जाती हैं और उस ठंडे पानी से नहाने लगती हैं कि तभी प्रणाली की नजर नदी के किनारे पानी के अंदर उगे कुछ फूलों पर जाती है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जलकुंभी है ना? इस तरफ तो ढेर सारे कमल भी हैं। इन फूलों का सही है, बिना मेहनत करे आराम से पानी के अंदर उग जाते हैं। काश सब्जी भी ऐसी ही होती जिसे पानी के अंदर आराम से उगा सकते। लगता है गर्मी तुम्हारे सर पर चढ़ गई है। भला पानी के अंदर भी सब्जियों की खेती हो सकती है क्या? और नहीं तो क्या, चलो अब घर चलते हैं। जाकर खाना भी तो बनाना है, बच्चे भी स्कूल से आ गए होंगे। नदी में नहाने के बाद 5 बहुएं अब जल्दी से घर जाती हैं। अपनी माँ को आता देख तीनों बच्चे हाथों में प्लास्टिक का कंटेनर लिए उनके पास जाते हैं। इस कंटेनर के अंदर ढेर सारा पानी और उसके अंदर उगी हुई कमल ककड़ी और जल पालक होती है, जिसे देख। अरे बच्चों, ये तो कमल ककड़ी और जल पालक है ना? ये तुम लोग कहाँ से लेकर आए? आपको याद है 3 महीने पहले हमारे स्कूल के बाहर से कुछ लोग आए थे। उन्होंने ही हमसे कंटेनर के अंदर कमल ककड़ी और जल पालक उगवाई थी। और देखिए, सिर्फ 3 महीने के अंदर ही ये दोनों सब्जियां कितनी अच्छी तरह से उग चुकी हैं। इन्हें तो हम बनाकर खा भी सकते हैं। लेकिन बेटा, 3 महीने में ये सब्जी इतनी अच्छी तरह से कैसे उगी? क्योंकि ये दोनों सब्जी पानी के अंदर उगाई जाती हैं। उन्होंने कहा था कि पानी के अंदर ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं जो सब्जियों को तेजी से उगने में मदद करते हैं। पानी में उगने वाली सब्जियां जमीन पर उगने वाली सब्जियों से ज्यादा पोषक भरी होती हैं। अपने बच्चों की बातें सुनकर 5 बहुएं हैरान रह जाती हैं और जल्दी से खाना बनाने की तैयारी में लग जाती हैं और रात में खाना खाने के बाद आंगन में बैठ इस बारे में बात कर रही होती हैं। हमसे ज्यादा समझदार तो हमारे बच्चे हैं। यहाँ हमसे ठीक से टमाटर नहीं उगते और उन्होंने 2 सब्जियां उगा भी थी, वो भी पानी के अंदर, ऊपर से इतने कम समय में।
मुझे तो वो दोपहर वाली फूलों की बात याद आ रही है। काश हम भी आसानी से पानी के अंदर सब्जियां उगा पाते, वो कितना सही रहता। जल्दी ही उगती भी है और पोषक तत्वों से भरी भी होती हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे बच्चों की बात याद नहीं? उन्होंने भी तो वो सब्जियां पानी के अंदर ही उगाई थी। मेरे ख्याल से हम लोगों को एक बार कोशिश करनी चाहिए। जानती हूँ थोड़ा अटपटा और बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या पता जिस तरह हमारे बच्चे कामयाब हो, ठीक उसी तरह हम भी हो जाए। मैं साक्षी की बात से सहमत हूँ। इसमें हम अपने बच्चों की मदद ले सकते हैं, लेकिन हम लोग खेती करेंगे कहाँ? जिस नदी से हम पानी लेकर आते हैं हम वहीं खेती करेंगे। वो नदी यहाँ से दूर है तो गांव का कोई शख्स वहाँ जाता नहीं, और तो और नदी में कुछ हिस्सों में पानी की मात्रा भी थोड़ी कम है, तो हम उन हिस्सों में आराम से खेती कर सकते हैं। अगली सुबह पांचों बहुएं उठकर सबसे पहले भगवान की पूजा पाठ करके उनसे प्रार्थना करती हैं और अब कमर कस सीधा खेती का सारा सामान लिए नदी किनारे पहुंच जाती हैं। यहाँ पर पानी थोड़ा कम है और ये जगह भी काफी साफ है, लेकिन पहले हम ये मिट्टी हटा देते हैं। सबसे पहले मिट्टी साफ करती हैं और अपने साथ लाए हुए बीजों को अच्छे से नदी के पानी के अंदर जमीन में बो देती हैं। बीज तो बो दिए हमने, लेकिन कहीं पानी की तेज बहाव से ये बीज निकल तो नहीं जाएंगे? हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ये होना बहुत कम है क्योंकि इस तरफ पानी का बहाव भी काफी कम है, और अब देखते हैं कि कब तक हमारी मेहनत रंग लाती है। पांचों बहुएं हर रोज नदी किनारे आती हैं और उन बीजों को देखती हैं। 2 से 3 हफ्ते के अंदर उन बीजों के अंदर से हल्के हल्के पौधे निकलने लगते हैं, जिसे देख इनके अंदर से तो पौधे भी निकलना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब हमारी नदी में की गई खेती कामयाब होने वाली है। मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है कि कब ये सब सब्जियां अच्छे से उगेंगी। कुछ ही हफ्तों बाद अब नदी के अंदर पांचों जुगाड़ू बहू की मेहनत रंग लाती है और धीरे धीरे सब्जियां उगनी शुरू हो जाती हैं। ये टमाटर कितने ज्यादा लाल और पके हुए हैं, वरना पहले जब ये जमीन पर खेती करते थे तो कैसे टमाटर गले हुए होते थे। और तो और ये सारी सब्जियां भी कितनी ताजी लग रही हैं। अब बस थोड़े दिन और फिर हम इन सब्जियों को बेचना शुरू करेंगे। कुछ दिनों में अब बहुएं सब्जियों को निकालती हैं और उन्हें टोकरियों में भरने लगती हैं। हम लोग नदियों से सब्जी निकालकर और दूसरी सब्जियों के बीज बो रहे हैं। तुम लोग जब तक इन सब्जियों को बाजार में बेचाओ। मुझे तो लग रहा है कि आज हमारी काफी ज्यादा बिक्री होने वाली है। जहाँ एक तरफ अनीता, साक्षी और तारा नदियों के अंदर उगी हुई सब्जियों को निकालकर बाहर टोकरियों में इकट्ठा करती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रणाली और शीला नदियों में उगी हुई सब्जियों को ले जाकर अब बाजार में बेचती हैं। ये बैंगन और टमाटर तो काफी ज्यादा ताजे लग रहे हैं। कहीं ये केमिकल वाली सब्जियां तो नहीं? अरे नहीं बहन जी, ये ताजी सब्जियां हैं, लेकर जाइए। अगर थोड़ी सी भी कमी निकली तो पैसे वापस ले जाइएगा। हरी ताजी सब्जियों को देखकर कई सारे लोग उन दोनों से सब्जियां खरीदते हैं और जब 3 दिन बाद दोबारा ये दोनों सब्जियां लेकर बाजार में बेचने के लिए जाते हैं तो लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। बहन जी, याद है आपको उस दिन मैं आपसे बैंगन, टमाटर, खीरे वगैरह लेकर गई थी? क्या बताऊं, आपकी सब्जी इतनी ज्यादा फ्रेश थी कि जब तक घर में सबने खाया तो सबको वो काफी पसंद आई। मैंने भी उस दिन आपसे सब्जियां ली थी और वो सब्जियां सच में काफी ज्यादा ताजी थी। उन्हें खाकर तो शरीर में ताकत सी आ गई। अब ज्यादातर लोग मंडी में प्रणाली और शीला से ही सब्जियां लेना शुरू कर देते हैं, जिसे देख कुछ सब्जी वाले, अरे तुम दोनों क्या सब्जी के अंदर हीरा सोना रखकर बेचती हो, जो ये लोग तुम लोगों से ही सब्जियां लेते हैं? सब्जी वाले की बातें सुनकर प्रणाली, शीला और इसी तरह पांचों बहू का नदी में सब्जियों का खेती करना जारी रहता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। पांचों बहुएं हर रोज की तरह नदी में खेती कर रही होती हैं कि तभी उनके बच्चे अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आते हैं, जिन्हें देख, बच्चों ये लोग कौन हैं? हम लोग एग्रीकल्चर इंजीनियर हैं। दरअसल कुछ महीने पहले हम लोग आपके बच्चों के स्कूल में आए थे। हमने उन्हें पानी में किस तरह सब्जियां उगाई जाती हैं इस प्रक्रिया के बारे में बताया था। आप लोगों ने हाइड्रोपोनिक्स प्रक्रिया से काफी सारी सब्जियां उगाई हैं। यह प्रक्रिया ज्यादातर पढ़े लिखे और एक्सपर्ट लोग ही करते हैं, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि गांव के कम पढ़े लिखे लोग भी इस प्रक्रिया से इतनी अच्छी तरह सब्जियां उगा सकते हैं। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? हमें नहीं पता। आप जिस तरीके से सब्जियां उगा रही हैं पानी के अंदर, इस प्रक्रिया को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं और हमारे देश में कुछ लोग ही इसका इस्तेमाल करते हैं।
बहुतों को इस बारे में नहीं पता। आजकल गर्मी के चलते कई सारी जमीन सूख रही है और बंजर बनती जा रही है, जिसके चलते लोगों का खेती करना काफी मुश्किल हो रहा है। लेकिन हाइड्रोपोनिक्स तरीके से हम लोग बिना जमीन के भी पानी के अंदर खेती कर सकते हैं और इससे सब्जियां और ज्यादा न्यूट्रिशन से भरी होती है। एग्रीकल्चर इंजीनियर की बात सुन पांचों बहुएं काफी ज्यादा खुश होती हैं और जल्द ही इन्हें इस काम के लिए सरकार की तरफ से छोटा इनाम भी दिया जाता है। और अब साथ ही साथ पांचों बहुएं अपने गांव के लोगों और आसपास के गांव के लोगों को भी इस हाइड्रोपोनिक्स तरीके से नदी के अंदर खेती करने के बारे में बताती हैं, जिससे अब जिन लोगों के पास जमीन नहीं थी वो भी पानी के अंदर आराम से खेती कर सकते थे। साथ ही इससे कई लोगों को रोजगार भी मिलता है। अरे वाह मोहन, तुम्हारा गांव तो काफी डेवलप है। मोहन, तुम्हारा घर कितना बड़ा है और साथ ही तो काफी पुराने जमाने के जैसा भी लग रहा है। हाँ, हमारा घर थोड़ा सा पुराना ही है। खैर, तुम अंदर चलो बानी, मैंने सभी को तुम्हारे बारे में बता दिया है। बानी मोहन की बात सुनकर मुस्कुराती हुई उसके घर के अंदर चली आई और दरवाजे पर जाकर रुक गई। अंदर का घर काफी सादा सा था। यहाँ ये सब कितना पुराना पुराना सा लग रहा है। अरे बहू, ऐसे क्यों खड़ी हुई हो? ठीक से सर ढक और घूंघट कर। हमारे घर की औरतें इस तरह बेपर्दों से नहीं घूमती हैं। लेकिन मैं तो पूरी तरह से पर्दे में ही हूँ। मुझसे जबान मत चला बानी। हाँ बानी, जो माँ बोल रही है वो करो। बानी को कुछ समझ में तो नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे उससे बोला गया उसने वैसा ही किया। उसने घूंघट कर लिया, जिसके बाद उसका गृह प्रवेश हुआ और फिर वो अपने कमरे में आ गई। मोहन, ये क्या बात हुई? तुम्हारी माँ ने मेरा गृह प्रवेश तो करवाया पहले, उन्होंने मुझे डांट दिया, वो भी बस पल्लू ना करने के ऊपर। तुम गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ बानी। हमारे घर में सभी लोग बहुत ज्यादा अपनी जमीन से जुड़े हुए हैं, रीत रिवाज को बहुत मान देते हैं और इसी वजह से माँ ने तुम्हें भी डांट दिया। हाँ बानी, तुम वो शहरी मॉडर्न लड़की नहीं रही जिसके पांव भी हवा में थे। अब तुम मेरी पत्नी हो और यहाँ तुम्हें वैसे ही रहना पड़ेगा जैसे कि मेरे परिवार में पसंद करते हैं। क्या मुझे इतना जमीन से जुड़ा ससुराल मिला है? अब मेरा क्या होगा? बानी अपने ससुराल के बारे में जानकर ही परेशान हो गई। बानी एक शहरी मॉडर्न लड़की थी जिसने अपनी पसंद से एक गांव के लड़के से शादी की थी और अब वो गांव के एक जमीन से जुड़े ससुराल की बहू बन चुकी थी। कुछ देर मोहन से बात करने के बाद बानी बोली, अब यहीं खड़े रहोगे या फिर मुझे हमारा कमरा भी दिखाओगे? क्या मतलब? अरे यही तो है हमारा कमरा। यही है? लेकिन यहाँ तो ना कोई बेड है, ना पलंग और ना ही चारपाई। मुझे तो यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बानी, तुम भी ना कितना जल्दी भूल जाती हो। अरे हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। मैंने बताया तो था, हम चारपाई पलंग या बेड पर नहीं सोते, हम तो जमीन पर ही सोते हैं। क्या कहा? जमीन पर? लेकिन मुझे ऐसे सोने की आदत नहीं है। अगर किसी चीज ने मुझे काट लिया तो? कुछ नहीं होगा, मैं भी तो इसी तरह से सोता हूँ। तुम भी लेटो, तुम्हारी कमर वगैरह को आराम मिलेगा। मोहन के बहुत ज्यादा बोलने पर बानी ने उसकी बात को माना और वो जमीन पर किसी तरह से लेटी। और ऐसे ही अगले दिन, चलो मेरी साड़ी तो बन गई, अब जल्दी से नीचे चली जाती हूँ, कभी बाद में सब मुझे बोले कि इतनी लेट आई है। वैसे भी ये सभी जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। बानी साड़ी बांधकर 16 श्रृंगार करके नीचे पहुंची, जहां जाते ही उसे उसकी दादी सास डांटने लगी। बहू, ये कैसी साड़ी बांधी हुई है तूने? किसी फैशन शो में जा रही है क्या? क्या मतलब है दादी सास जी आपका? साड़ी ही तो है, मैंने कौन सा 1 पीस ड्रेस पहना हुआ है? अच्छा, तो अब तू मुझे सिखाएगी कि क्या है और क्या नहीं? देख रही है सरस्वती, तेरी बहू को जरा भी संस्कार नहीं है। गंगा सरस्वती से बानी की शिकायत करने लगी। से देख, ये मेरी ज्योतिका बहू है, आज तक इसने कभी मुझसे कोई शिकायत का मौका नहीं दिया, और एक तू है जो मुझसे डांट खा रही है। जैसे ज्योतिका ने साड़ी को बांधा हुआ है वैसे ही बांध। यू ऐसे बुढ़ियों की तरह मुझे नहीं बांधनी ऐसे साड़ी। अच्छा, माँ जी की बात को इस तरह से मना मत कर। लो, मोहन आ गया, अब इसे मोहन ही देखेगा। माँ, क्या हुआ? क्या बात है? आप सभी बानी को क्यों डांट रहे हो? तेरी पत्नी काम ही ऐसे कर रही है, जरा इसकी साड़ी देख कैसी लग रही है। हम बोल रहे हैं तमीज से साड़ी पहन, तो वो इसे मंजूर नहीं। बानी, तुम दादी माँ की बात को क्यों नहीं मान रही हो? जैसे दादी बोल रही है वैसे करो, समझ आया? चलो जल्दी से साड़ी बदल कर वैसे पहनो जैसे दादी ने बोला है। मोहन के आगे बानी मजबूर हो गई और वो साड़ी को बदलने के लिए चली गई। कुछ देर बाद वो साड़ी बदल कर आ गई जहां उससे पहली रसोई बनाने को बोला गया। हर चीज ही तो इन जमीन से जुड़े लोगों को दिक्कत है और समझते खुद को बहुत बढ़िया है। अरे मैंने साड़ी ही तो पहनी हुई थी, कौन सा शॉर्ट ड्रेस थी जो मेरी बूढ़ी दादी सास की खोखली आंखों ने पकड़ लिया।
बानी ऐसे ही गुस्सा करने लगी और जैसे ही वो रसोई में आई तो वो और भी ज्यादा चौंक गई। उसकी रसोई में कोई स्लैब वगैरह कुछ नहीं था, सिर्फ जमीन पर ईंटों का चूल्हा था, कुछ मिट्टी के बर्तन थे और काफी पुरानी सी रसोई थी। ये मेरी रसोई है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। बानी क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? अंदर आओ, यहीं पर तो तुम्हें खाना बनाना है। यहाँ इस चूल्हे पर, लेकिन यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ओहो, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता है। कितनी बार बोले कि ये जमीन से जुड़े हुए लोग रहते हैं, तो तुम ऐसे चौंक चौंक कर सब कुछ मत पूछो ना। चलो, इसी चूल्हे पर हमारा खाना बनता है, तुम भी बनाओ। ज्योतिका ऐसे बोलकर चली गई। किसी तरह यूट्यूब वगैरह पर देखकर बानी ने चूल्हा जलाया और खाना बनाया। ऐसे ही जब खाना खाने की बारी आई तो उसकी ननद वंशिका मिट्टी की जमीन पर ही प्लेट में खाना लगाने लगी। वंशिका, यहाँ नीचे खाना लगा रही हो? देखो, अब फिर से मत बोलना कि तुम सभी जमीन से जुड़े हुए हो, मैं जानती हूँ, लेकिन तुम सभी लोग क्या इसी तरह से खाते हो? मेरा मतलब, यहाँ पर कोई डाइनिंग टेबल नहीं है, तुम लोग इस तरह नीचे बैठकर खाना कैसे खा सकते हो? नहीं भाभी, हम सभी ऐसे ही नीचे ही बैठकर खाना खाते हैं, आप भी खाकर देखना। ऐसा देसी तरीके के खाने का स्वाद और भी बढ़ जाता है, और हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, ये तो आप जानती ही हो। अच्छा, अरे नहीं, मैं अपने मायके में कितने अच्छे से खाना खाती थी और यहाँ जमीन पर बैठकर खाना होगा। मैं तो अपने मायके में भी किसी तरह से इस सब की शिकायत नहीं कर सकती हूँ। किस मुंह से शिकायत करूंगी मैं? बानी बेचारी मजबूर थी, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से लव मैरिज करी थी, और वो करे तो क्या करे, उसे अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलता था, और उसके ससुराल वाले उसके तौर तरीकों से बिल्कुल ही अलग थे। ऐसे ही सिलसिला जारी था, और अब बानी को अपने जमीन से जुड़े हुए ससुराल में लगभग 1 महीना होने को आया था। इस 1 महीने में खुद को समझाकर बानी ने तो खुद के साथ बहुत समझौते किए थे, लेकिन घर वाले उसकी एक बात नहीं मानते थे। ऐसे ही आज के दिन, माँ जी, आज खाने में क्या बनेगा? भाभी, आज तो दाल चावल पराठे, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। मन कर रहा है कि कुछ अलग सा खाने को मिले। तो क्या आज मैं पास्ता बना दूं? वो बहुत अच्छा होता है और मुझे यकीन है कि वो आप सभी को पसंद भी आएगा। कुछ अलग सी चीज खाने को हो जाएगी, आप बस एक बार हाँ कह दे। नहीं नहीं, हम सभी लोग अपनी जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और हम ऐसा कुछ भी नहीं खाएंगे जो हमारे पुरखों ने ना खाया हो। गंगा की बात सुनकर बानी को अब गुस्सा आ गया था। अच्छा, अगर ऐसा है दादी सास जी, तो घर में आटा दाल चावल रखे हुए हैं, वो सब बाहर देकर मार दीजिए और फूल पत्तियां और फलों पर गुजारा कीजिए, क्योंकि पुरखे तो ये सब नहीं खाते होंगे ना। दादी सास जी, सिर्फ आपकी वजह से इस घर का कोई भी इंसान आज की जिंदगी नहीं जी पा रहा है। जमीन से जुड़ने का मतलब ये नहीं कि आप पुराने जमाने में जियो। अपनी हदों को ना भूलना इसका सही उदाहरण होगा। विकास भी तो किसी चीज का नाम है, अगर वो रुक जाए तो क्या ये दुनिया चल सकती है? आपके दौर में जो था आपने जी लिया, अब इस दौर वालों को भी उनके हिसाब से जीने दो। बदलाव जरूरी है दादी जी, बदलाव ना करने से चीज विकसित भी नहीं हो सकती और लोगों के दिमाग में ये फालतू का पाखंड भी बना रहता है। आने वाले लोगों के लिए आप उदाहरण बनिए, ना कि घुट घुट कर जीने की वजह। अच्छा, तो मैडम जी तुम मुझे भाषण देगी? दादी, मैंने आज तक आपसे आगे नहीं बोला, लेकिन आज बानी सही और आप गलत हो। बानी सही बोल रही है, हम हमेशा ऐसे नहीं कर सकते हैं। अगर हम बदलाव नहीं करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी का विकास कैसे होगा? बानी ने खुद को मेरी खातिर, आप सबकी खातिर बहुत बदला है, लेकिन बदलाव की जरूरत बस उसे नहीं, हमें भी है दादी। आपको भी समझना चाहिए। देख रही है बहू, तेरा बेटा और बहू दोनों मेरे खिलाफ हो गए। माँ जी, मोहन और बानी की बात गलत नहीं है, आज हम गलत हैं। सरस्वती के मुंह से इन शब्दों को सुनने के बाद गंगा चुप हो गई। अब उसे एहसास हो रहा था कि गंगा अपने परिवार वालों पर कुछ ज्यादा ही जोर डाल रही थी। आज के बाद से फिर कभी गंगा ने ज्यादा जमीन से जुड़े रहने के नाम पर अपने परिवार के ऊपर राज नहीं चलाया, और इस तरह सब कुछ ठीक हो गया और धीरे धीरे लोगों की आंखों के ऊपर बंधी पट्टी भी हट गई और मॉडर्न बहू ने जमीन से जुड़े ससुराल वालों को भी मॉडर्न बना दिया।